हेलो दोस्तों, चलिए आज ख़त्म करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब एक्सरसाइज और पूरे कॉन्सेप्ट स्टेट बोर्ड के बुक के अंदर के। तो इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज आएगा जिसके ऊपर के भी एग्जांपल्स मैं डिस्कस करूंगा, बट आप लोगों को उसके वीडियोस को देखने से पहले खुद एग्जांपल्स को ट्राई करना है, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन बैंक है आपके खुद के रिवीजन के लिए। आपको खुद को उन एग्जांपल्स को ट्राई करना है, क्योंकि वो सारे के सारे जितने भी एक्सरसाइज हम लोगों ने अब तक स्टडी किया है उसके ऊपर डिपेंडेंट और एग्जांपल्स होते हैं। तो उसके अंदर अगर कुछ बहुत ही अलग वेरिएशन वाला एग्जांपल है तो उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो वीडियो के थ्रू से, अदरवाइज आप खुद उसको ट्राई करेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन मैं तो उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा ही। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 1.4 के अंदर का क्वेश्चन नंबर 7 और फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये दोनों भी क्वेश्चन डिपेंड है किस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो डी मूवियर्स थ्योरम के ऊपर। अब डी मूवियर थ्योरम क्या कहता है बेटा, तो सिंपल थ्योरम है, लेकिन किस चीज़ के बारे में वो बता रहा है उसको पहले ध्यान में लेना जरूरी है। देखिए, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर जब स्टार्ट किया था तब उसको एक एज ए नंबर सिस्टम हम लोग देख रहे थे। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले हम लोग रियल नंबर तक हम लोगों को पता था रियल नंबर तक, लेकिन रियल नंबर तक जब हम लोगों ने पढ़ा था तो रियल नंबर से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें आती थी, जैसे उनका अलजेब्रा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हमने रियल नंबर से रिलेटेड देखा था। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस किया, तब कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट हमारे सामने आया और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड फिर उनका एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आयोटा के पावर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड हम लोगों ने देखे। अब उसी में आगे लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं कि जैसे रियल नंबर का पावर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर फाइंड आउट किया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल किया जा सकता है। उसके ऊपर काम किया था डी मूवियर नाम के मैथमेटिशियन ने, और उसके नाम से थियरम है डी मूवियर थियरम। तो उस थियरम का प्रूफ हमें नहीं देखना है, हमें बस उसका स्टेटमेंट ध्यान में लेना है कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर लिखा जाता है। ठीक है, कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर फाइंड आउट किया जाता है। बस इसके अंदर दिक्कत एक ही है कि आप ये थियरम तभी यूज कर सकते हो जब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पोलर फॉर्म में लिखा हुआ हो। ठीक है ना? तो एक तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का जो कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम लोग लिखते हैं, और एक दूसरा तरीका है वो है पोलर फॉर्म से। तो अगर आपको दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है दिया हुआ, तब आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पोलर फॉर्म में। दैट इज वी हैव टू फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो हमने इससे पहले ही फाइंड आउट करी है। इसके पहले के एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा है कि हाउ टू कन्वर्ट गिवन a प्लस आयोटा b फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म। सो पोलर फॉर्म में क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, और होता है उसका रोटेशन जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो हमें आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड ये दोनों चीजें फाइंड करके फिर हम लोग उसको लिखते हैं पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में लिखना पहला टारगेट है अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में नहीं दिया है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी आपको पोलर फॉर्म में ही कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। cos 2 theta plus iota sin 2 theta is nothing but this is the complex number but in polar form। ठीक है, सो ये पोलर फॉर्म में ऑलरेडी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में नहीं है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डी मूवियर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। सो डी मूवियर्स थ्योरम, सो डी मूवियर्स थ्योरम का कहना है कि जब भी आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस तरीके का आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपका पावर दिया है n, तो आपको इस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे इसका पावर फाइंड आउट करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। बस, तो अगर ऐसे दिया है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो और ऐसे दिया तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो क्या किया है उसने, सिर्फ ये जो भी पावर है वो थीटा का कोएफिशिएंट बन जाएगा दोनों भी रेशोज में। तो cos थीटा पहले आपके पास था तो आप उसको लिखेंगे cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू 5 दिया है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो यूजिंग डी मूवियर्स थ्योरम, cos दिस इज इक्वल टू cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। तो हमने सिंपली क्या किया, जो हमारे पास पावर था उसको एंगल का कोएफिशिएंट बना दिया है। ठीक है बेटा, तो बस इतना ही है डी मूवियर्स थ्योरम, इसको आपको ध्यान में रखना है और फिर विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल सॉल्व दी एग्जांपल्स। तो डी मूवियर्स थ्योरम का
पहले तो आपको ध्यान में रखना है पर्पज़। डी मूवियर्स थ्योरम का पर्पज़ ये है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर फाइंड आउट करने में ये हेल्प करता है, और कैसे पावर फाइंड आउट करना है तो वो आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए तो एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर का फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसके बाद से बेटा जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा तो वो वीडियोस ज़्यादा लेंथ वाले नहीं होंगे, और जो बहुत छोटे भी नहीं होंगे, मतलब एक कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर डिपेंडेंट एग्जांपल्स, इस तरीके से मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा लेंथ वाले वीडियो बच्चे लास्ट तक देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग आलस कर जाते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए, तो बेटर है कि, क्योंकि क्या होता है जब मैं 1 घंटे का वीडियो बनाता हूँ तो वो अगर अच्छे रिजोल्यूशन में मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो वो काफ़ी साइज़ में बड़ा बन जाता है, मतलब तकरीबन 9 GB के आसपास बन जाता है, और फिर उसको अगर मैं 1 GB तक कंप्रेस कर देता हूँ तो उसका क्वालिटी बहुत बिगड़ जाता है। तो बेटर है कि मैं 20-25 मिनट के वीडियोस बनाऊँ जो देखने में भी कंफर्ट हो और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाए आपके। तो एक वीडियो अगर मैं 20-25 मिनट का बना देता हूँ और फिर उसको कंप्रेस करता हूँ 50% तक, तो आपको डाउनलोड करने में भी दिक्कत नहीं आएगी या फिर देखने में भी। ठीक है, तो वो कन्वीनियंट भी रहेगा। ठीक है, अपलोडिंग के लिए भी। बस इतना है कि मैं एक दिन में, जैसे पहले 1 घंटे का वीडियो भेजता था, तो अगर मैंने 20 मिनट के 3 वीडियोस बनाए हैं तो मैं उस दिन के लिए आपको 3 वीडियोस भेज दूंगा। तो आपका काम है कि एक दिन में आप कम से कम 45 से 50 मिनट का रिकॉर्डिंग देखें जिसके अंदर वेरिएशन है। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड फिर आप काम कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग सॉल्व करेंगे। सो कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा दिया है, होल रेज टू 7 है, डिवाइडेड बाय कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा दिया है, होल रेज टू 3 है। अब बेटा आपको इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका पावर 7 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर उसका पावर 3 है। आपको इसको बस सिंप्लीफाई करके लिखना है। कैसे लिखेंगे आप इसको, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा, तो आप एक बात समझिए कि डी मूवियर्स थ्योरम जो हम लोगों ने देखा है उसको आपको एलएचएस दिया है तो आरएचएस के फॉर्म में लिखना आना चाहिए, और आरएचएस दिया है तो एलएचएस के फॉर्म में लिखना। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो अंदर दिखा है, तो थीटा का कोएफिशिएंट दोनों तरफ 2 है, तो क्या मैं न्यूमरेटर को ऐसे नहीं लिख सकता, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू 2, और ये बाहर का 7 पावर तो एज इट इज रहेगा। तो अंदर मैंने क्या किया, डी मूवियर्स थ्योरम अप्लाई किया। तो अगर पावर दिया है तो पावर कोएफिशिएंट बन जाता है, और कोएफिशिएंट को आप पावर भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने थीटा के कोएफिशिएंट को बना दिया पावर, तो कोई दिक्कत नहीं है। डी मूवियर्स थ्योरम इस तरीके से भी अप्लाई किया जा सकता है। सिमिलरली मैं नीचे भी वैसे ही करूंगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू 4 लिखूंगा, एंड होल रेज टू जो भी बाहर का पावर है 3। अब आपको एक बात समझ में नहीं आ रही होगी कि मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बेटा मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मेरे लिए ये बेहतर रहेगा कि न्यूमरेटर का बेस और डिनोमिनेटर का बेस सेम आ जाएगा, तो मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है उसको यूज करके मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका बेस है, ए रेज टू एम होल रेज टू एन है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ए रेज टू एम होल रेज टू एन क्या लिखते हैं आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से, लॉज ऑफ इंडाइसिस, है ना, तो ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन लिखते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पर न्यूमरेटर को लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू 2 इंटू 7 लिख सकते हो ना। सो 2 इंटू 7 क्या बनेगा 14, डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखेंगे आप कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू 12। अब आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये न्यूमरेटर का बेस है। देखो न्यूमरेटर में आपके पास एक नंबर है जो बेस इंडेक्स फॉर्म में है, तो इसका न्यूमरेटर का बेस और डिनोमिनेटर का बेस दोनों का बेस सेम है। तो जब आपके पास एक्स रेज टू एम बाय एक्स रेज टू एन होता है तब आप इसको एक्स रेज टू एम माइनस एन नहीं लिख सकते। तो बस यही चीज करने के लिए मैंने दोनों का बेस सेम बनाया। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का बेस सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो आप इसको लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू, चलिए नीचे लिख देता हूँ, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बेस एक ही बार लिया और डिनोमिनेटर का जो इंडेक्स है उसको न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट किया। तो फाइनल आंसर क्या मिला आपको, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू 2। अब आप इसको फिर से डी मूवियर्स थ्योरम लगाइए और 2 को थीटा के कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखे, दैट इज कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। तो एक बार अगर आपको थीटा का वैल्यू पता चल जाए तो आपने तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब पूरा डाइजेस्ट कर लिया है, पूरा पचा चुके हैं ना उसको आप, मतलब पूरे जहन में उतर गया है अभी ट्रिग्नोमेट्री आपको मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले सब कुछ अच्छे से याद है।
तो आप आराम से थीटा जो भी मर्जी कितना भी बड़ा डिग्री का एंगल हो आप उसके कॉस और साइन रेशो का वैल्यू निकाल सकते हो। तो जैसे थीटा आपको पता चल जाता है तो उसका 2 टाइम्स जो भी होगा तो आप कॉस 2 थीटा का वैल्यू निकालेंगे साइन 2 थीटा का, तो आपको आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। मतलब आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। और सिंप्लीफाई कैसे किया, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के हाईएस्ट पावर दे रखे थे, मतलब ज़्यादा पावर थे, बड़े थे। तो जो आज तक हम लोगों ने काम नहीं किया था वो डी मूवियर्स थ्योरम की वजह से ये पॉसिबल हुआ है, पावर्स निकालना। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखा है। आप लोग इसको पॉज करिए और लिख लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको दिया है cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा रेज टू 2। चलिए अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, फिर से दोनों का बेस सेम करने की कोशिश करते हैं। तो न्यूमरेटर में तो आप सिंपली लिख सकते हो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू 5, बिल्कुल सही। थीटा का जो भी कोएफिशिएंट है उसको पावर में ले जाइए। ठीक है, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू 5 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर नेगेटिव साइन दिख रहा है। तो बेटा डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल वाला सीन यूज कीजिए। देखिए आपको पता है cos ऑफ थीटा को आप लिख सकते हो cos ऑफ माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हो। और माइनस साइन थीटा को आप लिख सकते हो साइन ऑफ माइनस थीटा। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल। ये मैंने आप लोगों को पहले टॉपिक में पढ़ाया था, जो ट्रिग्नोमेट्री 1 में आता है। ठीक है ना, सो ट्रिग्नोमेट्री 1 में मैंने जब शुरुआत की थी तब उसके लास्ट, उस टॉपिक के अंदर का लास्ट पॉइंट था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल। ठीक है, सो कॉस ऑफ माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखा जा सकता है और साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा। तो अब अगर आप डिनोमिनेटर की तरफ देखेंगे बेटा, तो कॉस 3 थीटा को आप बिल्कुल लिख सकते हो कॉस ऑफ माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं। और यहां पर माइनस आयोटा साइन 3 थीटा है तो इसको आप लिख सकते हो प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 3 थीटा। देखिए ये हजम हो रहा है कि जो मैंने लिखा है। देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सो साइन ऑफ माइनस 3 थीटा को आप माइनस 3 साइन थीटा लिख सकते हो, तो ये ऊपर जैसा ही बन जाएगा। और कॉस ऑफ माइनस 3 थीटा होता है कॉस 3 थीटा। तो आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, बस आपको सिमिलर दिखना है नीचे का और ऊपर का बेस, इसलिए आपने ये चीज करवाई है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो थीटा का कोएफिशिएंट -3 यहां पर भी है और यहां पर भी -3 है। तो फिर डी मूवियर्स का थ्योरम अप्लाई करके आप -3 को ऊपर ले जा सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर मेरे पास है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू 5, और डिनोमिनेटर में मैं लिखूंगा, डिनोमिनेटर में मैं लिख रहा हूं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू -3 और होल रेज टू 2। ये बाहर का पावर एज इट इज रहेगा, उसको हाथ नहीं लगा रहा हूं मैं। जो अंदर जो कोएफिशिएंट है थीटा का -3 उसको मैं पावर में ले जा रहा हूं। समझ में आई बात। चलिए अब क्या होगा, m रेज टू n क्या बनेगा -6। चलिए न्यूमरेटर एज इट इज, दैट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू 5, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है cos थीटा प्लस आयोटा साइन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू m रेज टू n, मतलब m इंटू n बनेगा, दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू -6। सो ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा प्लस। लॉज ऑफ इंडाइसेस, सो दोनों का बेस सेम है तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बेस एक ही बार लिया और इसको ऊपर ले गए तो 5 + 6, दैट इज आपको मिलेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू 11। और अब आप फिर से डी मूवियर्स थ्योरम अप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा cos 11 थीटा प्लस आयोटा साइन 11 थीटा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने सेकंड वाले क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करके लिखा है। सॉरी, तो आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या दिया है, cos 7 π/13 प्लस आयोटा साइन 7 π/13
डिवाइडेड बाय, इसका रेस टू है 4 और डिनोमिनेटर में है आपके पास cos 4π/13 माइनस आयोटा साइन 4π/13 रेस टू 6। ठीक है, तो अभी आपको यहां पर देखिए π/13 एंगल रख देते हैं हम लोग, π/13 एंगल कंसिडर करेंगे तो उसका कोएफिशिएंट 7 मान लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो न्यूमरेटर में जो बेस है उसको हम लिखेंगे cos π/13 प्लस आयोटा साइन π/13 और उसका रेस टू आप लिखेंगे 7 एंड होल रेस टू 4 तो रहेगा ही। तो आपने क्या किया यहाँ पर, ये आपका थीटा मान लिया आपने π/13 को, तो उसका कोएफिशिएंट है 7, तो उसको आप ऊपर ले आए विद द हेल्प ऑफ डी मूवियर्स थ्योरम। अब डिनोमिनेटर को आप कैसे लिख सकते हो, डिनोमिनेटर को हम लोग लिखेंगे cos π/13। चलिए यहाँ पर भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको नेगेटिव वाले एंगल का। ठीक है, सो नेगेटिव वाला एंगल कैसे आप करेंगे, सो cos ऑफ 4π/13 को आप लिख सकते हो -4π/13। ठीक है, इस तरीके से लिखिए और फिर यहाँ पर आप प्लस आयोटा लिखिए साइन ऑफ -4π/13, कोई दिक्कत, और होल रेस टू 6। समझ रहे हो ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था नेगेटिव एंगल के बारे में। तो रेज न्यूमरेटर में आपके पास है cos π/13 प्लस आयोटा साइन π/13 रेज टू 28 डिवाइडेड बाय, इसको आप लिख सकते हो cos π/13 प्लस आयोटा साइन π/13 रेज टू -4 एंड होल रेज टू 6। इसका रेज टू -4 समझ में आया ना, -4 कोएफिशिएंट थीटा का, उसको ऊपर ले लिया डी मूवियर्स थ्योरम, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, -24 बनेगा जो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सो ये ऊपर के 2 स्टेप्स हटा दो, अभी आप पॉज करके लिख लेना। हाँ, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज, ये ऊपर, चलिए मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, cos π/13 प्लस आयोटा साइन π/13 है आपके पास, इसका रेस टू है आपके पास 28 डिवाइडेड बाय, नीचे है आपके पास cos π/13 प्लस आयोटा साइन π/13 और इसका रेस टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनेगा -24। तो अब लॉज ऑफ इंडाइसिस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के भी बेस सेम है, तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको भी हटा देता हूँ मैं, और 28 में ये ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 52। तो आपके पास है cos π/13 प्लस आयोटा साइन π/13 रेस टू 52। ठीक है, सो ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस टू n बन गया। आप डी मूवियर्स थ्योरम इसको अप्लाई करो, सो cos 52 π/13 प्लस आयोटा साइन 52 इंटू π/13, सो ये 13 4 और 13 4, सो आपको क्या मिल रहा है cos 4π प्लस आयोटा साइन 4π। अब बेटा आपको तो पता है cos 2π का वैल्यू क्या होता है, cos 2π का वैल्यू क्या है, देखो 2π मतलब क्या, एक रोटेशन, ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, तो जब आपका एंगल पूरा रोटेशन लेके आता है तो 2π का एंगल बनता है, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 1,0, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है cos को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है साइन को, सो साइन 2π का वैल्यू है 0 और cos 2π का वैल्यू है 1। अब cos 2π और साइन 2π का वैल्यू आपको पता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, cos ऑफ 2 मतलब 4π को आप लिख सकते हो cos ऑफ 2 इंटू 2π। ठीक है, या फिर आप सीधा सीधा अप्लाई कर दो मल्टीपल एंगल्स, सॉरी अलाइड एंगल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। सो 4π को आप लिख सकते हो 2π प्लस 2π। देखिए ये तो डबल रोटेशन हो रहा है, 4π मतलब क्या, पहले एक बार रोटेशन होगा फिर एक बार कंप्लीट रोटेशन होगा, तो वहीं पर आएगा। सो जो cos 2π का वैल्यू है वही cos 4π का वैल्यू है, फिर एक बार 2π का रोटेशन लेंगे तो cos 6π का भी वही वैल्यू आएगा, तो cos 2π का वैल्यू 1 है तो cos 4π का भी वैल्यू 1 है। ठीक है, सो cos 4π का वैल्यू आप 1 लिखेंगे प्लस आयोटा, अब साइन 2π का वैल्यू 0 है तो एक और रोटेशन लेंगे तो 2π प्लस 2π मतलब साइन 4π बनेगा, तो साइन 4π का भी वैल्यू 0 ही आएगा। इस तरीके से आपको पता है ना, कोटर्मिनल एंगल के बारे में मैंने बताया था कि अगर आपका रोटेशन मान लीजिए ये इतना 2π डिग्री का होता है, तो फिर से अगर आप एक रोटेशन लेंगे तो और एक 2π बन जाएगा, तो 2π प्लस 2π 4π, तो 2π जो भी cos का वैल्यू 2π के लिए है वही cos का वैल्यू 4π के लिए होगा,
क्योंकि वो एक ही जगह पर आ रहा है रोटेशन के बाद, है ना। तो साइन 4 पाई का वैल्यू आएगा 0, सो 1 प्लस आयोटा इंटू 0 दैट इज 0, सो 1 प्लस 0 आएगा 1। तो इस वाले का आंसर आएगा आपका 1। समझ में आई बात। तो इस तरीके से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस किया है। तो चलिए अभी हम लोग मैं क्या करता हूँ, अभी ये 20 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, मतलब ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। और फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, ताकि जिन भी लोगों को छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे तो सही रहेगा 20-25 मिनट के, ठीक है ना। तो जिनको जो पार्ट स्किप करना होता है वो लोग कर सकते हैं स्किप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे।